कोई शक बाकी ना रहा। अगली कहानी है मरहूम यानी स्वर्गीय मरहूम की याद में। अमय बोरकर मेरे साथ। एक दिन मिर्जा साहब और मैं बरामदे में साथ साथ कुर्सियां डाले चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। यही हालत हमारी थी। हम दोनों अपने अपने ख्यालों में गर्क थे। मिर्ज़ा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं ज़माने की नासाजगारी पर गौर कर रहा था। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक मोटर कार गुजर जाती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी वाक़ई हुई है कि मैं जब कभी किसी मोटर कार को देखूं, मुझे ज़माने की नासाजगारी का ख्याल ज़रूर सताने लगता है और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूं जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर बराबर तकसीम यानी बांट दी जाए। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूं और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्दो गुबार मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मैदे और मेरी तिल्ली तक पहुंच जाए, तो उस दिन मैं घर आकर इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री की वो किताब निकाल लेता हूँ जो मैंने एफए में पढ़ी थी और इस गरज से उसका मुताला करने लगता हूँ कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा आता है। मैं कुछ देर तक आहें भरता रहा। मिर्ज़ा साहब ने कुछ तवज्जो नहीं की। आखिर मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्ज़ा से मुखातिब होकर बोला, मिर्ज़ा, हम में और हैवानों में क्या फ़र्क है? भाई कुछ होगा ही ना आखिर। मैं बताऊं तुम्हें? बोलो। कोई फ़र्क नहीं। सुनते हो मिर्ज़ा? कोई फ़र्क नहीं। हम में और हैवानों में, कम से कम मुझ में और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मीन में निकालने में बड़े ताक हो। कह दो कि हैवान जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते। उनकी दुम होती है, तुम्हारी दुम नहीं। लेकिन इन बातों से क्या होता है? इनसे तो सिर्फ यही साबित होता है वो मुझसे अफजल यानी बेहतर हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं कि वो भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूँ। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? जवाब नहीं, कुछ है तो कहो। अरे बस चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं कह सकते। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से पैदल चल रहा हूँ। पैदल? तुम पैदल के मानी नहीं जानते? पैदल के मानी है सीने जमीन पर इस तरह से हरकत करना कि दोनों पाँव में से एक जरूर जमीन पर रहे। यानी तमाम उम्र मेरी हरकत करने का तरीका यही रहा है कि एक पाँव जमीन पर रखता हूँ, दूसरा उठाता हूँ, दूसरा रखता हूँ, पहला उठाता हूँ, एक आगे एक पीछे, एक पीछे एक आगे। खुदा की कसम इस तरह की जिंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। हवास बेकार हो जाते हैं, तखय्युल मर जाता है, आदमी गधे से बदतर हो जाता है। मिर्ज़ा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान कुछ बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेवफाई पर रोने को दिल चाहता था। मैंने अजहद हकारत और नफरत के साथ उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मिर्ज़ा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आता। गोया मैं अपनी जो तकलीफ बयान कर रहा हूँ वो महज ख्याली है। यानी मेरा पैदल चलने के खिलाफ शिकायत करना काबिल तवज्जो ही नहीं। यानी मैं किसी सवारी का मुस्तहिक ही नहीं। मैंने दिल में कहा, अच्छा मिर्ज़ा, यूं ही सही, देखो तब मैं क्या करता हूँ। मैंने अपने दांत पच्ची कर लिए और कुर्सी के बाजू पर झुककर मिर्ज़ा के करीब पहुँच गया। मिर्ज़ा ने भी सर मेरी तरफ मोड़ा। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे तबस्सुम में जहर मिला हुआ था। जब मिर्ज़ा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने चबा चबा कर कहा, मिर्ज़ा, मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ। ये कहकर बड़े इस्तग़ना के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। क्या कहा तुमने? क्या खरीदने लगे हो? सुना नहीं तुमने? मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ। मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसको बाज लोग मोटर कहते हैं, बाज लोग कार कहते हैं। लेकिन चूंकि तुम जरा कुन जहन हो इसलिए मैंने दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर लिए ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। अब कि मिर्ज़ा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा। भवें मैंने ऊपर को चढ़ा दी। सिगरेट वाला हाथ मुंह तक इस अंदाज से लाता और हटाता कि बड़े बड़े एक्टर उस पर रश्क करे। थोड़ी देर बाद मिर्ज़ा फिर बोले,
मैंने सोचा असर हो रहा है, मिर्जा साहब पर रोब पड़ रहा है। मैं चाहता था मिर्जा कुछ बोले ताकि मुझे मालूम हो कहाँ तक मरूब हुआ है, लेकिन मिर्जा ने फिर कहा। मैंने कहा मिर्जा, जहाँ तक मुझे मालूम है तुमने स्कूल और कॉलेज और घर पर 2-3 जबानें सीखी हैं, और इसके अलावा तुम्हें कई ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज या शरीफ घराने में नहीं बोले जाते। फिर भी इस वक्त तुम्हारा कलाम से आगे नहीं बढ़ता, तुम जलते हो। मिर्जा, इस वक्त तुम्हारी जो ज़हनी कैफियत है उसको अरबी जबान में हसद कहते हैं। नहीं नहीं, ये बात तो नहीं। मैं तो सिर्फ खरीदने के लफ्ज पर गौर कर रहा था। तुमने कहा मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं, तो मियां साहबजादे, खरीदना तो एक ऐसा फेल है कि इसके लिए रुपए वगैरह की जरूरत होती है। तो वगैरह का बंदोबस्त तो बखूबी हो जाएगा, लेकिन रुपए का बंदोबस्त कैसे करोगे? ये नुक्ता मुझे ना सूझा था, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने कहा मैं अपनी कई कीमती अशिया बेच सकता हूँ। कौन कौन सी मसलन? मैंने कहा एक तो मैं अपना सिगरेट केस बेच डालूंगा। चलो 10 आने तो ये हो गए, बाकी 2,500-3 हजार का इंतजाम भी इसी तरह हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। इसके बाद जरूरी यही मालूम हुआ कि गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। चुनांचे मैं मिर्जा से बेजार होकर खामोश हो रहा। ये बात समझ में ना आई कि लोग रुपए कहाँ से लाते हैं। बहुत सोचा, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि लोग चोरी करते हैं। इससे एक गुना इत्मीनान हुआ। मिर्जा बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं? एक बाइसिकल ले लो। अरे वो रुपए का मसला तो फिर भी जूंगा तू रहा। अजी मुफ्त मुफ्त? वो कैसे? मुफ्त ही समझो। आखिर दोस्त से कीमत लेना भी कहाँ की शराफत है। अलबत्ता तुम ही एहसान कबूल करना गवारा ना करो तो और बात है। ऐसे मौके पर जो हंसी में हंसता हूँ उसमें मासूम बच्चे की मुसर्रत, जवानी की खुशदिली, उबलते हुए फव्वारों की मौसीकी और बुलबुलों का नगमा सब एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। चुनांचे मैं ये हंसी हंसा और इस तरह हंसा के खिली हुई बातें फिर घंटों तक अपनी असली जगह पर वापस न आई। जब मुझे यकीन हो गया कि यकलख्त कोई खुशखबरी सुनने से दिल की हरकत बंद हो जाने का जो खतरा होता है उससे महफूज हूँ, तो मैंने पूछा, है किसकी? मेरे पास एक बाइसिकल पड़ी है, तुम ले लो। फिर कहना है, फिर कहना। भाई एक बाइसिकल मेरे पास है, जब मेरी है तो तुम्हारी है, तुम ले लो। यकीन मानिए मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म के मारे मैं पसीना पसीना हो गया। 14वीं सदी में ऐसी बेगर्जी और ईसार भला कहाँ देखने में आता है। मैंने कुर्सी सरका कर मिर्जा के पास कर ली। समझ में ना आया कि अपनी नदामत और ममनूनियत का इजहार किन अल्फाज में करूं। मैंने कहा, मिर्जा, सबसे पहले तो उस गुस्ताखी और दुरुस्ती और बेअदबी के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ गुफ्तगू में रवा रखी। दूसरे, मैं आज तुम्हारे सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी साफ गोई की दाद दोगे और मुझे अपनी रहमदिली के सदक़े में माफ़ कर दोगे। मैं हमेशा तुमको अज़हद कमीना, खुदगर्ज और अय्यार इंसान समझता रहा। तुम नाराज़ मत हो, इंसान से गलती हो ही जाती है, लेकिन आज तुमने अपनी शराफत और दोस्त परवरी का सबूत दिया है और मुझ पर साबित कर दिया है कि मैं कितना काबिल नफ़रत, तंग ख्याल, हकीर शख्स हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मेरी आंखों में आंसू भर आए। करीब था कि मैं मिर्जा के हाथ को बोसा देता और अपने आंसुओं को छुपाने के लिए उसकी गोद में सर रख देता। मिर्जा साहब कहने लगे, वाह, इसमें मेरी फैयाजी क्या हुई? मेरे पास एक बाइसिकल है, जैसे मैं सवार हुआ वैसे तुम सवार हुए। मिर्जा, मुफ्त मैं ना दूंगा, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। बस मैं इसी बात से डरता था, तुम हसास इतने हो कि किसी का एहसान देना गवारा नहीं करते। हालांकि खुदा गवाह है, एहसान इसमें कोई नहीं। खैर कुछ भी सही, तुम सच सच मुझे इसकी कीमत बता दो। कीमत का जिक्र करके तुम गोया मुझे कांटों में घसीटते हो, और जिस कीमत पर मैंने वो खरीदी थी वो तो बहुत ज्यादा थी, और अब तो वो इतने की रही भी नहीं। तुमने कितने की खरीदी थी?
मैंने 250 रुपए में ली थी, लेकिन उस जमाने में बाइसिकलों का रिवाज जरा कम था, इसीलिए कीमतें जरा ज्यादा थी। क्या बहुत पुरानी है? नहीं नहीं, ऐसी भी पुरानी क्या होती है। मेरा लड़का उस पर कॉलेज आया जाया करता था, और उसे कॉलेज छोड़े अभी 2 साल भी नहीं हुए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आजकल की बाइसिकलों से जरा मुख्तलिफ है। आजकल की बाइसिकलें तो टीन की बनती हैं, जिन्हें कॉलेज के सिरफिरे लौंडे सस्ती समझकर खरीद लेते हैं। पुरानी बाइसिकलों के ढांचे मजबूत हुआ करते थे। मगर मिर्जा, 250 रुपए तो मैं हरगिज नहीं दे सकता। इतने रुपए मेरे पास कहाँ से आए? मैं तो इससे आधी कीमत भी नहीं दे सकता। तो मैं तुमसे पूरी कीमत थोड़ी मांगता हूँ। अव्वल तो कीमत लेना ही नहीं चाहता, लेकिन ना मिर्जा, कीमत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। अच्छा, तुम यूं करो, मैं तुम्हारी जेब में कुछ रुपए डाल देता हूँ, तुम घर जाके गिन लेना। अगर तुम्हें मंजूर हुए तो कल बाइसिकल भेज देना, वरना रुपए वापस कर देना। अब यहाँ बैठकर तुमसे सौदा चुकाऊं, ये तो कुछ दुकानदारों की सी बात मालूम होती है। भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो अब भी यही कहता हूं कि कीमत वीमत जाने दो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम न मानोगे। मैं उठकर अंदर आया। मैंने सोचा इस्तेमाल शुदा चीज की लोग आमतौर पर आधी कीमत देते हैं, लेकिन जब मैंने मिर्जा से कहा था कि मैं तो आधी कीमत भी नहीं दे सकता, तो मिर्जा उस पर मोतरज ना हुआ था। वो बेचारा तो बिल्कुल बल्कि ये ही कहता था कि तुम मुफ्त ही ले लो। लेकिन मैं मुफ्त कैसे ले लूं? आखिर बाइसिकल है, एक सवारी है, फिटनों, घोड़ों, मोटरों, टांगों के जुमरे में शुमार होती है। बक्स खोला तो मालूम हुआ कि हस्तो बूथ कुल 46 रुपए हैं। 46 रुपए तो कुछ ठीक रकम नहीं। 45 या 50 हो जब भी बात है, 50 तो हो नहीं सकते। और अगर 45 ही देने तो 40 क्यों ना दिए जाएं? जिन रकमों के आखिर में सिफर आता है वो रकमें कुछ ज्यादा माकूल मालूम होती है। बस ठीक है, 40 रुपए दे दूंगा, खुदा करे मिर्जा कबूल कर ले। बाहर आया, 40 रुपए मुट्ठी में बंद करके मैंने मिर्जा की जेब में डाल दिया और कहा, मिर्जा, इसको कीमत ना समझना, लेकिन अगर एक मुफलिस दोस्त की हकीर सी रकम मंजूर करना तुम्हें अपनी तौहीन मालूम ना हो तो कल बाइसिकल भिजवा देना। मिर्जा चलने लगा तो मैंने फिर कहा, मिर्जा, कल जरूर सुबह ही सुबह भिजवा देना। रुखसत होने से पहले मैंने फिर एक दफा कहा, कल सुबह 8-9 बजे तक पहुंच जाए, देर ना कर देना, खुदा हाफिज। और देखो मिर्जा, मेरे थोड़े से रुपयों को भी ज्यादा समझना। खुदा हाफिज, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ, और मेरी गुस्ताखी को माफ़ कर देना। देखो ना, कभी कभी यूं ही बेतकल्लुफी में कल सुबह 8-9 बजे तक जरूर, खुदा हाफिज। जरा उसे झाड़ पोंछ लेना और तेल वगैरह डलवा लेना। मेरे नौकर को फुर्सत हुई तो खुद ही डलवा दूंगा, वरना तुम खुद डलवा लेना। हाँ हाँ, तो सब कुछ हो जाएगा, तुम कल भेज जरूर देना। और देखना 8 बजे तक या 7:30 बजे तक पहुंच जाए। अच्छा, खुदा हाफिज। रात को बिस्तर पर लेटा तो बाइसिकल पर सैर करने के मुख्तलिफ प्रोग्राम तजवीज़ करता रहा। ये इरादा पुख्ता कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इर्द गिर्द की तमाम मशहूर तारीखी इमारत और खंडरों को नए सिरे से देख डालूंगा। इसके बाद अगले गर्मी के मौसम में हो सका तो बाइसिकल पर कश्मीर वगैरह की सैर करूंगा। सुबह सुबह हवाखोरी के लिए हर रोज नहर तक जाया करूंगा। शाम को ठंडी सड़क पर जहां और लोग सैर को निकलेंगे, मैं भी सड़क की साफ शफाफ सतह पर हल्के हल्के खामोशी के साथ हाथी दांत की एक गेंद की मानंद गुजर जाऊंगा। डूबते हुए आफताब की रोशनी बाइसिकल के चमकीले हिस्सों पर पड़ेगी तो बाइसिकल जगमगा उठेगी और ऐसा मालूम होगा जैसे एक राजहंस जमीन के साथ साथ उड़ रहा है। वो मुस्कुराहट जिसका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं अभी तक मेरे होठों पर खेल रही थी। बारहा दिल चाहा कि अभी भाग कर जाऊं और इसी वक्त मिर्जा को गले लगा लूं। रात को ख्वाब में दुआएं मांगता रहा, खुदाया मिर्जा बाइसिकल देने पर रजामंद हो जाए, खुदाया मिर्जा बाइसिकल देने पर रजामंद हो जाए। सुबह उठा तो उठने के साथ ही नौकर ने यह खुशखबरी सुनाई, हुजूर, वो बाइसिकल आ गई है। इतनी सवेरे?
वो तो रात ही को आ गई थी, आप सो गए थे, मैंने जगाना मुनासिब न समझा। और मिर्जा साहब का आदमी ये ढिबरिया कसने का एक औजार भी दे गया है। मैं हैरान तो हुआ कि मिर्जा साहब ने साइकिल भिजवा देने में इस कदर उजरत से क्यों काम लिया, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी नहायत शरीफ और दयानतदार हैं। रुपए ले लिए थे तो बाइसिकल क्यों रोक लेते। नौकर से कहा, देखो ये औजार यहीं छोड़ जाओ, और देखो बाइसिकल को किसी कपड़े से खूब अच्छी तरह झाड़ो, और ये मोड़ पर जो बाइसिकल वाला बैठता है उससे जाकर बाइसिकल में तेल डालने का तेल ले आओ। और देखो अबे भागा कहाँ जा रहा है, हम जरूरी बात तुमसे कह रहे हैं। बाइसिकल वाले से तेल की कुप्पी भी ले आना, और जहाँ जहाँ तेल देने की जगह है वहाँ तेल दे देना, और बाइसिकल वाले से कहना कोई घटिया सा तेल ना दे, इससे तमाम पुर्जे ही खराब हो जाए। बाइसिकल के पुर्जे बड़े नाजुक होते हैं, और बाइसिकल बाहर निकाल रखो, हम अभी कपड़े पहन कर आते हैं, हम जरा सैर को जा रहे हैं, और देखो साफ कर देना, और बहुत जोर से कपड़ा भी मत रगड़ना, बाइसिकल का पॉलिश खिस जाता है। जल्दी जल्दी चाय पी, गुसल खाने में बड़े जोशे खरोश के साथ चल चल चंबेली बाग में गाता रहा। उसके बाद कपड़े बदले, औजार को जेब में डाला और कमरे से बाहर निकला। बरामदे में आया तो बरामदे के साथ ही एक अजीब और गरीब मशीन पर नजर पड़ी। ठीक तरह से पहचान न सका कि क्या चीज है। नौकर से दरियाफ्त किया, क्यों बे ये क्या चीज है? हुजूर ये बाइसिकल है। बाइसिकल? किसकी बाइसिकल? मिर्जा साहब ने भिजवाई है आपके लिए। और जो बाइसिकल रात को उन्होंने भेजी थी वो कहाँ गई? यही तो है। क्या बकता है? जो बाइसिकल मिर्जा साहब ने कल रात को भेजी थी वो बाइसिकल यही है? जी हाँ। मैंने कहा अच्छा, और फिर उसे देखने लगा, इसको साफ क्यों नहीं किया? उसको 2-3 दफा साफ किया है। तो ये मैली क्यों है? नौकर ने इसका जवाब देना शायद मुनासिब ना समझा। और तेल लाया? हाँ हुजूर लाया हूँ। दिया? हुजूर वो तेल देने के छेद होते हैं ना, वो नहीं मिलते। क्या वजह? हुजूर धुरों पर मैल और जंग जमा है, वो सुराख कहीं बीच ही में दबदबा गए हैं। रफ्ता रफ्ता मैं उस चीज के करीब आया जिसको मेरा नौकर बाइसिकल बता रहा है। उसके मुख्तलिफ पुर्जों पर गौर किया तो इतना तो साबित हो गया कि बाइसिकल है, लेकिन ये साफ जाहिर था कि हल, रहट और चरखे इस तरह की और जदीद इजादात यानी मॉडर्न इन्वेंशन से पहले की बनी हुई है। पहिए को घुमा घुमा कर वो सुराख तलाश किया जहां किसी जमाने में तेल दिया जाता था, लेकिन अब उस सुराख में से आमद और रफ्त का सिलसिला बंद था। चुनांचे नौकर बोला, हुजूर वो तेल तो सब इधर उधर बहा जाता है, बीच में तो जाता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ऊपर ही ऊपर डाल दो, ये भी मुफीद होता है। आखिरकार बाइसिकल पर सवार हुआ। पहला ही पांव चलाया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मुर्दा अपनी हड्डियां चटका तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मुर्दा अपनी हड्डियां चटका चटका कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा है। घर से निकलते ही कुछ थोड़ी सी उतराई थी, उस पर बाइसिकल खुद ब खुद चलने लगी।
लेकिन इस रफ्तार से जैसे तारकोल जमीन पर बहता है। और साथ ही मुख्तलिफ हिस्सों से तरह तरह की आवाजें बरामद आने लगती। इन आवाजों के मुख्तलिफ गिरोह थे, ची चाँ ची चाँ चू किस्म की आवाजें ज्यादातर गद्दी के नीचे और पिछले पहिए से निकलती थी। खट खड़ड़ खड़ड़ कबील की आवाजें मडगाडों से आती थी। चर चर्रख चर चर्रख चर चर्रख के किस्म के सुर जंजीर और पैडल से निकलते थे। जंजीर ढीली ढीली थी। मैं जब कभी पैडल पर जोर डालता था, जंजीर में एक अंगड़ाई सी पैदा होती, जिससे वो तन जाती थी और चढ़ चढ़ बोलने लगती थी और फिर ढीली हो जाती थी। पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था। पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था, यानी एक तो आगे को चलता था और उसके अलावा दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने को भी हरकत करता था। चुनांचे सड़क पर जो निशान पड़ता जाता था, उसको देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मखमूर सांप लहरा कर निकल गया। मडगार्ड थे तो सही, लेकिन पहियों के ऐन ऊपर न थे। उनका फायदा सिर्फ यह मालूम होता था कि इंसान शुमाल यानी नॉर्थ की सिर्फ सैर करने को निकले और आफताब मगरिब यानी वेस्ट में गुरूब हो रहा हो, तो मडगार्डों की बदौलत टायर धूप से बचे रहे। अगले पहिए के टायर में एक बड़ा सा पेवन लगा था, जिसकी वजह से पहिया हर चक्कर में एक दफा लम्हे भर को जोर से ऊपर उठ जाता था और मेरा सर पीछे को यूं झटके खा रहा था, जैसे कोई मुतवातिर ठोड़ी के नीचे मुक्के मारे जा रहा है। पिछले और अगले पहिए को मिलाकर चू चू फट चू चू फट चू फट, पिछले और अगले पहिए को मिलाकर चू चू फट चू चू फट चू चू फट की सदा निकल रही थी। जब उतार पर बाइसिकल जरा तेज हुई तो फिजा में एक भूचाल सा आ गया और बाइसिकल के कई और पुर्जे जो अब तक सो रहे थे बेदार होकर गोया हुए। इधर उधर के लोग चौंके। माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा दिया। खड़े के बीच में पहियों की आवाज जुदा सुनाई दे रही थी, लेकिन चूंकि अब बाइसिकल पहले से तेज थी, इसलिए चूचू फट की आवाज में चचू फट तमाम बाइसिकल किसी अफ्रीकी जबान की गर्दाने दोहरा रही थी। इस कदर तेज रफ्तारी बाइसिकल की तबे नाजुक पर गरा गुजरी। चुनाचे उसमें यकलख दो तब्दीलियां वाक़ हो गई। एक तो हैंडल एक तरफ को मुड़ गया, इसका नतीजा ये हुआ कि मैं जा तो सामने को रहा था, लेकिन मेरा तमाम जो दाएं तरफ को मुड़ा हुआ था। इसके अलावा बाइसिकल की गद्दी दफतन 6 इंच के करीब नीचे रही। चुनाचे जब पेडल चलाने के लिए मैं टांगे ऊपर नीचे कर रहा था, तो मेरे घुटने मेरी ठोड़ी तक पहुंच गया। कमर दोहरी होकर बाहर को निकली हुई थी और साथ ही अगले पहिए की अटखेलियों की वजह से सर बराबर झटके खा रहा था। गद्दी का नीचा हो जाना अशद तकलीफ से साबित हुआ, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि उसको ठीक कर लूं। चुनांचे मैंने बाइसिकल को ठहरा लिया और नीचे उतरा। बाइसिकल के ठहर जाने से यकलख जैसे दुनिया में खामोशी सी छा गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं किसी रेल के स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। जेब से मैंने वो औजार निकाला, गद्दी को ऊंचा किया, कुछ हैंडल को ठीक किया और दोबारा सवार हो गया। 10 कदम भी ना चलने पाया था कि आपके हैंडल यकलख नीचा हो गया। इतना कि गद्दी अब हैंडल से कोई फुट भर ऊंची थी। मेरा तमाम जिस्म आगे को झुका हुआ था, तमाम बोझ दोनों हाथों पर था जो हैंडल पर रखे थे और बराबर झटके खा रहे थे। आप मेरी हालत को तसव्वुर करें तो आपको मालूम होगा, मैं दूर से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई औरत आटा गूंथ रही है। मुझे इस मुशाबत का एहसास बहुत तेज था, जिसकी वजह से मेरे माथे पर पसीना आ गया।
मैं दाएं बाएं लोगों को कनखियों से देखता जाता था। यूँ तो हर शख्स मील भर पहले से ही मुड़ मुड़ कर देखने लगता था, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा ना था जिसके लिए मेरी मुसीबत ज़ियाफत तबाह का बायस ना हो। हैंडल तो नीचे हो ही गया था, थोड़ी देर के बाद गद्दी फिर नीचे हो गई और मैं हमातन जमीन के करीब पहुंच गया। एक लड़के ने कहा, देखो देखो ये आदमी क्या कर रहा है। गोया उस बदतमीज के नजदीक में कोई करतब दिखा रहा था। मैंने उतरकर फिर हैंडल और गद्दी को ऊंचा किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनमें से एक ना एक फिर नीचा हो जाता। वो लम्हे जिनके दौरान मेरा हाथ और मेरा जिस्म दोनों बराबर एक ही बुलंदी पर वाक़ हो बहुत ही कम थे, और उनमें भी मैं यही सोचता रहता था कि गद्दी पहले बैठेगी या हैंडल। चुनांचे निडर होकर ना बैठता था, बल्कि जिस्म को गद्दी से कदरे ऊपर ही रखता था, लेकिन उससे हैंडल पर इतना बोझ पड़ जाता था कि वो नीचा हो जाता। जब 2 मील गुजर गए और बाइसिकल की उठक बैठक ने एक मुकर्रर बाकायदगी इख्तियार कर ली, तो फैसला किया किसी मिस्त्री से पेच कसवा लेने चाहिए। चुनांचे बाइसिकल को एक दुकान पर ले गया। बाइसिकल की खड़ खड़ से दुकान में जितने लोग काम कर रहे थे सबके सब सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने जी कड़ा करके कहा, जरा इसकी मरम्मत कर दीजिए। एक मिस्त्री आगे बढ़ा। लोहे की एक सलाख उसके हाथ में थी, जिसने उसे तमाम मुख्तलिफ हिस्सों को बड़ी बेदर्दी के साथ ठोक बजा कर देखा। मालूम होता था उसने बड़ी तेजी के साथ सब हालात का अंदाजा लगा लिया है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछने लगा, किस किस पुर्जे की मरम्मत कराइएगा। मैंने कहा, बड़े गुस्ताख हो तो, देखते नहीं कि सिर्फ हैंडल और गद्दी को जरा ऊंचा करके कसवाना है, बस और क्या। इनको मेहरबानी करके फौरन ठीक कर दो और बताओ कितने पैसे हुए। मडगाड़ भी ठीक ना कर दूं? हाँ, वो भी ठीक कर दो। अगर आप बाकी चीजें भी ठीक करा ले तो अच्छा होगा। अच्छा, कर दो। यूं ही थोड़ी हो सकता है, 10-15 दिन का काम है, आप इसे हमारे पास छोड़ जाइए। और पैसे कितने लोगे? बस 40 रुपए लगेंगे। हमने कहा, बस जी, जो काम तुमसे कहा है कर दो और बाकी हमारे मामलात में दखल मत दो। थोड़ी देर में हैंडल और गद्दी फिर ऊंची करके कस दी गई। मैं चलने लगा तो मिस्त्री ने कहा, मैंने कस तो दिया है, लेकिन पेट सब घिसे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में फिर ढीले हो जाएंगे। मैंने कहा, भाई बदतमीज कहीं का, तू आने पैसे मुफ्त में ले लिए। जनाब, आपको बाइसिकल भी तो मुफ्त में मिली होगी। ये आपके दोस्त मिर्जा साहब की है ना? और लल्लू, ये वही साइकिल है ना जब पिछले साल मिर्जा साहब यहाँ बेचने आए थे? पहचानी तुमने? भाई सदियां ही गुजर गई, लेकिन इस बाइसिकल की खता माफ होने में नहीं आती। मैंने कहा, वाह, मिर्जा साहब के लड़के इस कॉलेज पर आया जाया करते थे, उनको अभी कॉलेज छोड़े 2 साल भी नहीं हुए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मिर्जा साहब जब खुद कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके पास भी तो यही बाइसिकल थी। मेरी ये तबीयत सुनकर कुछ मुर्दा सी हो गई। मैं बाइसिकल को साथ लिए आहिस्ता आहिस्ता पैदल चल पड़ा, लेकिन पैदल चलना भी मुश्किल था। उस बाइसिकल के चलाने में ऐसे ऐसे पुट्ठों पर जोर पड़ता था जो आम बाइसिकल को चलाने में इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए टांगों और कंधों, कमर और बाजुओं में जा बजा दर्द हो रहा था। मिर्जा का ख्याल रह रह कर आता था, लेकिन मैं हर बार कोशिश करके उसे दिल से हटा देता था, वरना मैं पागल हो जाता और जुनून की हालत में पहली हरकत मुझसे ये सरदर्द होती कि मिर्जा के मकान के सामने बाजार में एक जलसा मुनक़िद करता, जिसमें मिर्जा की मक्कारी, बेईमानी और दगाबाजी पर तवील तकरीर करता, कुल बनी नौ इंसान और आइंदा आने वाली नस्लों को मिर्जा की नापाक फितरत से आगाह कर देता, और उसके बाद एक चिता जलाकर उसमें जिंदा जलकर मर जाता। मैंने बेहतर यही समझा कि जिस तरह हो सके अब इस बाइसिकल को औने पौने दामों में बेच दूँ, जो वसूल उस पर सबर शुक्र करूँ। बला से 10-15 रुपए का खसारा सही, 40 के 40 रुपए तो ज़ाय ना होंगे। रास्ते में बाइसिकलों की एक और दुकान आई, वहाँ ठहर गया। दुकानदार बढ़कर मेरे पास आया, लेकिन मेरी ज़बान को जैसे कुफ्र लग गया। उम्र भर कभी किसी चीज़ के बेचने की नौबत ना आई थी। मुझे ये भी मालूम नहीं कि ऐसे मौके पर क्या कहते हैं। आखिर बड़े सोच विचार और बड़े तामुल के बाद मुझसे सिर्फ इतना निकला, ये बाइसिकल है,
दुकानदार ने कहा। फिर मैंने कहा लोगे? क्या मतलब? बेचते हैं हम। दुकानदार ने मुझे ऐसी नजर से देखा कि मुझे यह महसूस हुआ कि मुझ पर चोरी का शुबा कर। फिर बाइसिकल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाइसिकल को देखा। ऐसा मालूम होता था कि फैसला नहीं कर सकता कि आदमी कौन सा है और बाइसिकल कौन सा है। आखिरकार बोला, क्या करेंगे आप इसको बेचकर? ऐसे सवालों का खुदा जाने क्या जवाब होता है। मैंने कहा, क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि जो रुपए मुझे वसूल होंगे उनका मसरफ क्या होगा? वो तो ठीक है, मगर कोई इसको लेकर क्या करेगा? मैंने कहा, इस पर चढ़ेगा और क्या। चढ़ गया, फिर क्या? फिर चलाएगा और क्या। अच्छा। खुदा बख्श, जरा यहाँ आना। ये बाइसिकल बिकने आई है। जिन हजरत का इसमें ग्रामी खुदा बख्श था, उन्होंने बाइसिकल को दूर से यूं देखा जैसे बू सूंघ रहे हों। उसके बाद दोनों ने आपस में मशवरा किया। आखिर में वो जिनका नाम खुदा बख्श नहीं था मेरे पास आए और कहने लगे, तो आप सचमुच बेच रहे हैं? मैंने कहा, तो और क्या। महज आपसे हम कलाम होने का फख्र हासिल करने के लिए मैं घर से यह बहाना कर कर लाया था। तो क्या लेंगे आप? तुम ही बताओ। सच बताओ। मैंने कहा, हाँ। सचमुच बताओ। मैंने कहा, बताओगे भी या यूं ही तरसाते रहोगे? 3 रुपए दूंगा इसके। मेरा खून खौल उठा और मेरे हाथ पांव और होंठ गुस्से के मारे कांपने लगे। और मैंने कहा, ओ साला तो हिरफत से पेट पालने वाले निचले तबके के इंसान, मुझे अपनी तौहीन की परवाह नहीं, लेकिन तूने अपनी बेहुदा गुफ्तारी से बेज़बान चीज को जो सदमा पहुंचाया है उसके लिए मैं तुझे कयामत तक माफ नहीं कर सकता। ये कहकर मैं बाइसिकल पर सवार हो गया और अंधाधुंध पांव चलाने लगा। मुश्किल से 20 कदम गया हूँगा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे जमीन यकलख उछलकर मुझसे आ लगी है। आसमान मेरे सर पर से हटकर मेरी टांगों के बीच में से गुजर गया है और इधर उधर की इमारतों ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह बदल ली है। आवाज बजा हुए तो मालूम हुआ कि मैं जमीन पर इस बेतकल्लुफी से बैठा हूँ। मैं बड़ी मुद्दत से मुझे इस बात का शौक था जो आज पूरा हुआ। इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जिनमें से अक्सर हंस रहे थे। सामने वो दुकान थी जहां अभी अभी मैंने अपनी नाकाम गुफ्तो शुनीद का सिलसिला मुनक़ता किया था। मैंने अपने गिरदो पेश पर गौर किया तो मालूम हुआ कि मेरी बाइसिकल का अगला पहिया बिल्कुल अलग होकर लुढ़कता हुआ सड़क के उस पार जा पहुंचा है और बाकी साइकिल मेरे पास ही पड़ी है। मैंने फौरन अपने आप को संभाला। जो पहिया अलग हो गया था उसको एक हाथ में उठाया, दूसरे हाथ में बाकी मांदा बाइसिकल को थामा और चल खड़ा हुआ। ये एक महज इस्तरारी यानी मजबूरी की हरकत थी, वरना हाशो कल्ला यानी खुदा उससे बचाए वो बाइसिकल मुझे हरगिज इतनी अजीज न थी कि मैं उसको इस हालत में भी साथ लिए फिरता। जब मैं ये सब कुछ उठाकर चल दिया तो मैंने अपने आप से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? ये 2 पहिए काहे को ले जा रहे हो? सब सवालों का जवाब यही मिला कि देखा जाएगा। फिलहाल तुम यहाँ से चल दो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। सर ऊंचा रखो और चलते जाओ। जो हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो। इस किस्म के बेहुदा लोग हर कौम और हर मुल्क में पाए जाते हैं। आखिर हुआ क्या? महज एक हादसा। बस दाएं बाएं मत देखो, चलते जाओ। लोगों के नाशाइस्ता कलमात भी सुनाई दे रहे थे। एक आवाज आई, बस हजरत गुस्सा थूक डालिए। एक दूसरे साहब बोले, बेहया बाइसिकल, घर पहुंच के तुझे मजा चखाऊंगा। एक वालिद अपने लेफ्ट जिगर की उंगली पकड़े जा रहे थे, मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे, देखो देखो बेटा, ये सर्कस की बाइसिकल है, इसके दोनों पहिए अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं चलता गया। थोड़ी देर के बाद मैं आबादी से दूर निकल गया। अब मेरी रफ्तार में एक अजीमत पाई जाती थी। मेरा दिल जो कई घंटों से एक कश्मकश में पेचो ताप खा रहा था, अब बहुत हल्का हो गया था। मैं चलता गया हत्ता के दरिया पर जा पहुंचा।
पुल के ऊपर खड़े होकर मैंने दोनों पहियों को एक एक करके इस बेपरवाही के साथ दरिया में फेंक दिया जैसे कोई लेटर बक्स में खत डालता है, और वापस शहर को रवाना हुआ। सबसे पहले मिर्जा के घर गया। दरवाजा खटखटाया। मिर्जा बोले, अंदर आ जाओ। मैंने कहा आप जरा बाहर तशरीफ लाइए, मैं आप जैसे खुदा रसीदा बुजुर्ग के घर में वजू किए बगैर कैसे दाखिल हो सकता हूँ। बाहर तशरीफ लाए तो मैंने वो औजार उनकी खिदमत में पेश किया जो उन्होंने बाइसिकल के साथ मुफ्ती मुझको इनायत फरमाया था, और कहा मिर्ज़ा साहब आप ही इस औजार से शौक़ फरमाया कीजिए, मैं अब इससे बेनियाज हो चुका हूँ। घर पहुँचकर मैंने इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री की उस किताब का मुताला फिर शुरू किया जो मैंने एफए में पढ़ी